दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस क्लास। दोस्तों आज हम बताते हैं क्लास 10th का हिस्ट्री के बारे में। आज हम बताएंगे क्लास 10th का हिस्ट्री के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम बताएंगे क्लास 10th का हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे। उसका 5 मार्क्स क्वेश्चन है जो हम आज सॉल्व करेंगे। ये जितना भी क्वेश्चन है ये सारे बोर्ड पर आधारित क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपको पहला चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, चलिए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम जानेंगे, यानी 5 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 5 मार्क्स क्वेश्चन आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए 5 मार्क्स क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुली और गैरीबाल्डी का क्या योगदान था बताएं। तो इटली के एकीकरण में तो पहले इसमें हम मेजनी के बारे में जान लेंगे, उसके बाद काबुल के बारे में, तब गैरीबाल्डी के बारे में लाइन बाय लाइन लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन कहता है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुली और गैरीबाल्डी का क्या योगदान था बतावे। तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुली और गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण भूमिका थी। मेजनी और गैरीबाल्डी क्रांतिकारक थे, जबकि काबुल के चतुर कूटनीतिक एवं राजनीतिक मेजनी ने यंग इटली यंग यूरोप नामक संस्था स्थापित किया। मेजनी चाहता था कि इटली का एकीकरण संडे पिनमाउंट के नेतृत्व में हो। उसने एकीकरण के लिए कई आंदोलन शस्त्र प्रयास किया। अब उसके बाद काबुल के बारे में जानेंगे। तो काउंट काबुल ने इटली की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसने फ्रांस के सफल कूटनीति के प्रयास से इटली का एकीकरण में सहायक बना लिया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब इसके बाद गैरीबाल्डी के बारे में जानेंगे। तो गैरीबाल्डी क्या किया इसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ये आपको पूछेगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर लें। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, लेकिन इसमें त्याग की भावना कूट कूट कर भरी थी तथा यह शस्त्र क्रांति के माध्यम से दक्षिण इटली के रियासतों का एकीकरण का प्रयास किया। ये तीनों क्रांतिकारक यदि नहीं होते तो इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाता दोस्तों। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी वर्णन करें। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका उल्लेखनीय है। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। ये भी पूछ सकता है दोस्तों, ये मोस्ट वीवीआई ऑप्शन है। कौन रक्त एवं लौ की नीति कौन अपनाई? तो बिस्मार्क ने अपनाई। ठीक है दोस्तों, रक्त एवं लौ की नीति के सिद्धांत को एकीकरण के लिए लागू किया। बिस्मार्क का ये मानना था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया। बिस्मार्क का व्यक्तित्व ऐसा था कि राष्ट्रवादी हो या उदारवादी या कट्टरवादी, सभी बिस्मार्क को अपना समर्थक मानते थे। बिस्मार्क ने अपने सफल कूटनीतिक चाल से ऑस्ट्रिया को हराया तथा जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का प्रभाव पर चर्चा करें। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों नेपोलियन का यूरोप में बढ़ता हुआ प्रभाव था। नेपोलियन यूरोप में फ्रांस का वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। वह फ्रांस का साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, जिसके कारण अगल बगल के पड़ोसी देश भय से आतंकित हो गए और उनमें राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगी। राष्ट्रवाद के दोनों तरह के प्रभाव हुए, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव के तहत प्रत्येक देश में राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होने लगी, एकता की भावना मजबूत हुई। लेकिन बाद में जाकर यही भावना नकारात्मक लेकर आई। प्रत्येक राष्ट्र के लिए राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए। समाजवादी प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इसका सीधा प्रभाव एशिया एवं अफ्रीका देशों पर पड़ा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 जुलाई 1830 क्रांति का वर्णन करें। तो 4.1 निरंकुश शासक था। वह किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोधी था। उसने घोर प्रतिक्रियावादी पोलिगनिक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनिक ने नागरिक सहायता के स्थान पर शक्तिशाली अविभाज्य वर्ग की स्थापना की। ठीक है, किया तथा उसे विशेष पदाधिकारी से विभूत किया। इससे उदारवादी में गहरा असंतोष पनप गया। उदारवादी ने पोलिगनिक के विरोध प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्याय देश द्वारा उदार तत्व को दबाने की कोशिश किया। फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को क्रांति शुरू हो गई। इसे ही 1830 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन
यानी 5 क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, और इसके बाद बोर्ड में इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए और साथ में शेयर भी कर ले। तो चलिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण करें। तो यूनानी का अपना प्राचीन गौरवमयी इतिहास था। इतिहास है यूनानी सभ्यता, साहित्य, प्रगति, विचार, कला, दर्शन, चिकित्सा, विज्ञान, खगोल एवं धर्म के क्षेत्र में अन्य देशों के लिए मार्गदर्शन एवं प्रेरणा स्रोत था। फ्रांस में जब क्रांति शुरू हुई तो यूनान में भी राष्ट्रीयता की भावना जगी, क्योंकि धर्म, जाति, संस्कृति के आधार फ्रांस यूनान के समान था। फितेरिया फिलायक नामक संस्था बनाया गया, जिसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह हुआ। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई। 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। तो ये भी पूछ सकता है यूनान कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ, तो 1832 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सारा 5 मार्क्स क्वेश्चन खत्म होता है हिस्ट्री का पहला चैप्टर का। अब इसके बाद हम आपको डालेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन। तो हमारे वीडियो पे आप नए हैं, बने रहिए।